वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् One arm, one family, one future. One heart, one family, one future. वसुधैव कुटुम्बकम् 102.6 FM रेनबो सुन रहे हैं आप। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है स्वाति और 102.6 FM रेनबो पर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपका अपना स्पेशल प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुम्बकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। जी हाँ, अब तक आप में से बहुत से लोग जो हैं G20 का कंटेक्ट समझ चुके हैं। G20 के बारे में बहुत सी अवेयरनेस इस कार्यक्रम के जरिए और अलग अलग माध्यमों के जरिए आप तक पहुंच रही है और आप सभी आज इस चीज़ से परिचित हैं कि ये कितना ज़रूरी विषय है। कितना आसान होता है ना कि आप बटन दबाते हैं, सेलेक्ट करते हैं और आप अपना मनचाहा चैनल जो है वो सुन लेते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है कि सिंपल से प्रोसेस के पीछे कितनी मेहनत है, कौन सी टेक्नोलॉजी है? क्या इसके बारे में हमें कुछ भी पता होता है? नहीं पता होता है। हमें सिर्फ ये मालूम होता है कि इसे हमने चलाना कैसे है। लेकिन इस सिंप्लिसिटी के पीछे बहुत सी कम्प्लेक्सिटी छुपी होती है। टेक्नोलॉजी का भी एवोल्यूशन होता है। टेक्नोलॉजी बदलती है, बढ़ती है, नए नए अवतार लेती है और ये टेक्नोलॉजी जब आप तक पहुंचती है तो उसके पीछे पॉलिसी का हाथ भी होता है और बहुत सारे लोगों का बहुत सा प्रयत्न भी होता है। जी हाँ, डिजिटल इंडिया के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं। G20 में डिजिटल इंडिया एक ऐसी चीज़ है जिसे ना केवल बहुत ही व्यापक रूप से समझा जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा इसे अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। G20 के जितने डेलीगेट्स आए हैं वो सभी खास तौर पर हमारी UPI इंटरफेस और इन सब चीज़ों की जो भी डिजिटल इंडिया के साथ जुड़ी हैं उसे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन ये आखिर है क्या? वो क्या चीज़ है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान जो है खींच लिया है? इस विषय में हम आज बात करेंगे हमारे इस प्रोग्राम में, जिसे आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो पर, मिशन G20 वसुधैव कुटुम्बकम। और डिजिटल इंडिया के बारे में ये तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री संजीव बंजल जी, जो कि DG हैं एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क इंडिया के अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी। जी संजीव जी, जैसा कि मैं अपने श्रोताओं को बता रही थी कि डिजिटल इंडिया एक ऐसा कॉन्सेप्ट है या डिजिटल इंडिया मॉडल जिसे हम कहें कि जो बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो पहले तो मैं चाहूँगी हमारे श्रोताओं को बताएं कि एग्जैक्टली डिजिटल इंडिया है क्या और वो क्या चीज़ है जो पूरी दुनिया का ध्यान खींच रही है। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है कि डिजिटल इंडिया है क्या और सारी दुनिया का ध्यान आज की डेट में हमारे डिजिटल इंडिया के ऊपर क्यों जा रहा है। डिजिटल इंडिया एक काइंड ऑफ मिशन है जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जुलाई 2015 में लॉन्च किया था और उसका मेन पर्पस था कि हम पूरे कंट्री को जो है डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी बनाएं और उसको एक नॉलेज इकोनॉमी की तरह हम लोग उसको डेवलप करें जी। और जो ज़्यादातर जो चेंज लाना है सोसाइटी के अंदर, उसमें एक डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है उसका एक काइंड ऑफ सेंटर पीस रहेगा। और उस विजन के साथ में हमने कहा कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके लिए जो है हमारे जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है जी, वो हर सिटीजन को एज यूटिलिटी अवेलेबल हो। हमारी जो गवर्नेंस है या सर्विसेज जो हैं वो ऑन डिमांड मिलें, बहुत ही सिंपल तरीके से ऑन मोबाइल और ऑन पोर्टल एक्सेट्रा। और हमारे जो सिटीजन्स हैं वो डिजिटली एम्पावर्ड हों जी। और आप देखेंगे पिछले लगभग 7.5-8 साल का जो ये सफ़र रहा है, ये बहुत ही अमेजिंग रहा है। इंडिया ने एक तरह से कीर्तिमान ही स्थापित किए हैं जी, कि जो हम लोग ने आधार को बहुत अच्छे से यूज किया UPI ट्रांजैक्शन में, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसको बोलते हैं जी। और उसके द्वारा आप देखें कि इतने ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। यदि हम 2022 का ही फिगर लें तो लगभग 7300 करोड़ जो है वो ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिसमें कि ऑलमोस्ट 126 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन वैल्यू हुआ है। और ऑलमोस्ट एवरी सेकंड में हम लगभग 2350 मतलब 2350 ट्रांजैक्शन पर सेकंड के बेसिस पर हम लोग कर रहे हैं। इतने मास स्केल में हमने इसको प्रोलिफरेट किया है क्योंकि ये बहुत सिंपल है। और आज देखते हैं आम आदमी जो है UPI के द्वारा ट्रांजैक्शन बहुत आराम से कर सकता है। हर इवन सब्जी वाले का या छोटे हमारे जो उद्योग वाले लोग हैं या दुकानदार हैं, सबके पास में QR कोड मिलेगा, उसके द्वारा वो कर सकते हैं। दूसरा, हमने जो कोविड के समय में हमने देखा जो कोविन ऐप जो डेवलप हुआ है वो कितना ज़्यादा पॉपुलर हुआ, जिसके द्वारा हम इतना इफेक्टिवली हमारा
जो वैक्सीनेशन कर पाए, उसका रिकॉर्ड रख पाए, उसका सर्टिफिकेट जनरेट कर पाए। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि डिजी लॉकर है, जो जी जिसमें कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स, जो भी इशूअर हैं वो भी डायरेक्टली इशू कर सकता है और हम अपने डॉक्यूमेंट्स भी जो है उसके ऊपर रख सकते हैं। बिल्कुल। इसके अलावा जो है हमने एजुकेशन फील्ड में भी किया है, स्वयं पोर्टल हमने किया, दीक्षा किया, हेल्थ में हमने बहुत सारा काम किया है। तो और इवन ई मार्केट प्लेस जो है, जेम जो पोर्टल है, जी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, वो बहुत मैसिव उसके ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो इतना ज़्यादा जो कि आम लोगों से जुड़ी हुई जो हमने व्यवस्था की है, और वो पब्लिक प्लेटफॉर्म हमने डेवलप किए एक्चुअली, जिससे कि पब्लिक डायरेक्टली कनेक्ट हो सके, वो इंटर ऑपरेबल रहे, वो स्केलेबल रहे, वो मॉड्यूलर रहे। ये हमने व्यवस्था दी है जिससे कि फ्री ऑफ कॉस्ट, वेरी इजी टू ऑपरेट ट्रांजेक्शन हो सकें। और इसी की पॉपुलैरिटी आप देखें, जो कि हर आम आदमी भी आज की डेट में हर तरह से डिजिटल से जुड़ा हुआ है। जी इसी चीज़ को जब सारी दुनिया देखती है, और जब बहुत सारी दुनिया को भी हम ये वाले अपने जो टूल्स या टेक्निक या जो हमने प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए, उसको हम उनको नॉलेज शेयर करते हैं, उनको शेयर करते हैं अपना प्लेटफॉर्म, जी तो आप समझ लें कि उनके लिए भी जब इजी जो हो जाता है, तो जो हमारा मोटो है वसुधैव कुटुंबकम, उसको हम इन सही मायनों में काइंड ऑफ सार्थक कर पाते हैं। इसलिए सब लोग हमारी उसकी चर्चा करते हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं इसको। जी। जब आप टेक्नोलॉजी से हर आदमी को जोड़ पाते हैं, उसको भी जोड़ पाते हैं जो शायद इतना टेक्निकली savvy ना हो, जी। उसे भी जोड़ पाते हैं जिसे सिर्फ बटन दबाने आते हो, शायद वो उन चीज़ों को पढ़ नहीं पाता हो जो इंस्ट्रक्शंस उस पर दी जी, जाती हैं। जी। जब आप हर इंसान के लिए, और ख़ासकर सबसे छोटे से छोटे इंसान के लिए भी जब आप सोचकर ये काम करते हैं, तो वाकई में बहुत बड़ा कीर्तिमान है जो हमने स्थापित किया जी। है। आरबीआई ने भी कहा है कि डिजिटल इकोनॉमी जो है वो हमारी दूसरी इकोनॉमी के मुकाबले 2.4 टाइम्स तेजी से जो है वो बढ़ रही है। बिल्कुल। और डिजिटल पेमेंट्स में हम लोग आई बिलीव हम नंबर 1 है इस Yes, समय। लगभग वर्ल्ड के लगभग 40% जो रियल टाइम डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो भारत में हो रहे हैं। आप भारत इसका में, जी। स्केल देख सकते हैं, इतना ज़्यादा है। वाकई में। और आप से हम हर हफ्ते एक सवाल भी पूछते हैं, मैं अपने श्रोताओं की बात कर रही हूँ, और हमारा जो सवाल है ना, देखा जाए तो उसका जवाब हमने आपको अभी इतने से डिस्कशन में ही दे दिया है। फिर भी मैं आपको बता दूं कि हमारा आज का सवाल क्या है। हमारा आज का सवाल ये है कि हाल ही में भारत ने मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किस देश में मनी ट्रांसफर की सुविधा का उद्घाटन किया है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम 102.6 FM रेनबो पर। आज हम खास तौर पे बातचीत कर रहे हैं डिजिटल इंडिया के बारे में, और इस विषय में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं श्री संजीव बंजल जी, जो है DGER नेट इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनसे हम जानकारी ले रहे हैं डिजिटल इंडिया के बारे में। डिजिटल इंडिया जो है एज अ मॉडल बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। छोटे से छोटे इंसान को भी हमने टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया है, और इसके पीछे बहुत सी मेहनत है, बहुत सा काम है, और उसके साथ साथ आगे भविष्य के बहुत से सुनहरे सपने भी हैं। डिजिटल इंडिया, आई थिंक दैट वी कैन बी प्राउड ऑफ। आखिर इसके तहत और क्या क्या किया जा रहा है, कुछ जानकारी हमें मिल चुकी है। संजीव जी, मैं बताऊंगी कि डिजिटल इंडिया के तहत और जो आगे किया जा रहा है और इस समय जो कुछ हमारे प्लान्स हैं उसके बारे में आप हमें बताएं। जी, धन्यवाद स्वाति जी। जैसा मैंने बताया, डिजिटल इंडिया के तहत हमने जो प्लेटफॉर्म्स डेवलप किए हैं, UPI का प्लेटफॉर्म किया है, आधार का किया हुआ है, कोविन का भी हमने जो ऐप के बारे में बताया, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में बताया। इसके अलावा हमने दीक्षा प्लेटफॉर्म बनाया है, जिसमें कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग इसका फुल फॉर्म है, जिसके तहत जो है द टीचर्स जो है दे अक्रॉस द नेशन जो है वो इक्विप हो जाएंगे कि कैसे नॉलेज आपस में शेयर करनी है। इसके अलावा एक माई गॉव एक काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, जिसमें कि जो सिटीजन एंगेजमेंट के हिसाब से जो जिसमें कि पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस हम लोग कर सकें, उसमें जो सरकार की पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में सिटीजन अपने व्यूज़ जो है शेयर कर सकते हैं उस प्लेटफॉर्म के ऊपर। डिजिटल लॉकर का मैंने बताया कि डिजिटल लॉकर बहुत यूज़फुल है, और इस बार के आपने बजट में देखा होगा कि सरकार के और भी ज़्यादा प्लान है कि कैसे जो छोटे और मझोले उद्योग के जो लोग हैं वो उसके साथ में जुड़े, उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उसको शेयर कर सकें, और इसको भी अलग अलग जैसे बैंक अकाउंट वगैरह अपना पासबुक का जो रहता है वो सब भी वहाँ पर अवेलेबल हो सकें। इसके बारे में जो है आगे उस पर कार्रवाई की जा रही है। और जो हमारा जो क्लाउड है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सो मेघराज है, जिसमें कि है कि सिटीजन सेंट्रिक जो सर्विसेज हैं वो क्विक उनके एक्सेलरेटेड मतलब डिलीवरी हो सके, उस बात के लिए है। स्वयं एक पोर्टल बनाया हुआ है जिसमें कि कोर्सेज जो हैं 2000 से ज़्यादा ओपन कोर्सेज अवेलेबल हैं वहाँ पर, और स्वयं प्रभा के तहत
डीटीएच जो चैनल्स हैं उसके माध्यम से जो एजुकेशन को जो दूर दराज के इलाकों में डीटीएच टीवी के द्वारा पहुंचाए जाने का है। किसानों के लिए ई नाम स्कीम है जिसके तहत उनको डिफरेंट मंडियों के जो है रेट्स जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट प्रोड्यूस है उसके रेट्स उनको मिल सकते हैं। ई संजीवनी एक प्रोग्राम है जिसमें कि आप हेल्थ के बारे में टेलीमेडिसिन जो सर्विस है उसको पहुंचा सकते हैं। तो ये बहुत सारे मतलब हर जो हमारे रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसके जो सभी आयाम को डिजिटल द्वारा छुआ जा रहा है जी और लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया जा रहा है और जीवन को मोर सुगम बनाया जा रहा है। ये टोटल इसका पर्पज है करने जी। एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी, सिंप्लिसिटी, ये 3 चीज़ें हैं जो हमारे डिजिटल इंडिया के साथ जुड़ी हुई हैं जी। और इस मॉडल की और भी बहुत सी खासियतें हैं। संजीव जी, डिजिटल इंडिया के बारे में जब मैंने जानने की कोशिश की तो मुझे एक टर्म मिली, इंडिया स्टैक डिजिटाइजेशन जी, प्रोजेक्ट। जी। तो मैं चाहूँगी हमारे श्रोताओं को उसके बारे में जी। बताइए। एक्चुअली इसमें क्या है कि जो एक प्लेटफॉर्म हम लोग जो सरकार द्वारा डेवलप किया जाता है उसका मेन पर्पज होता है कि उसमें जो भी प्राइवेट प्लेयर या जो भी स्टार्टअप्स वगैरह हैं वो उसके साथ में कनेक्ट हों, जी उसकी बेसिक जो उसके इनपुट आउटपुट हैं उनको यूज करके अपने एप्लीकेशन डेवलप कर सकें। तो से फॉर एग्जांपल यदि आपको आइडेंटिटी की ज़रूरत है तो वो यूपीआई प्लेटफॉर्म के साथ में वो कनेक्ट करके और वो आइडेंटिटी का कर सकते हैं। जी पेमेंट की जहाँ तक बातें हैं तो यूपीआई जो हमारा पेमेंट इंटरफेस है उसके साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा जो है डिजिटल लॉकर जो मैंने बताया कि उसको सभी लोग यूज कर सकते हैं। आपको एज ए पर्सनली एक सर्टेन स्पेस दे दिया जाता है, 1 GB स्पेस दे दिया जिसमें आप अपने डॉक्यूमेंटेशन अपलोड कर सकते हैं और उसको दुनिया में आप कहीं पर भी जाके उसको मोबाइल फ़ोन के द्वारा या अपने ऐप जो आपका लैपटॉप है उसके द्वारा आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो और आपको ई-केवाईसी की जो सुविधा है वो एक इम्पॉर्टेंट है कि पेपरलेस तरीके से कैसे आपका नो योर कस्टमर जो है वो किया जा सके, वो एक है। अब एक नए क्षेत्र में जा रहे हैं जिसमें कि एक सिंगल प्लेस से आप अपना, जैसे आपका एड्रेस चेंज हो गया, आज की डेट में आपको जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन का है, सब जगह जाके आपको चेंज कराना पड़ता है। तो एक ही जगह से वो कैसे सब जगह पर ऑटोमेटिकली आपने एक जगह एड्रेस अपडेट किया है और वो सभी जगह पर एक साथ रिफ्लेक्ट हो जाए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि लोगों की लाइफ को बहुत ईजी बनाएगा। तो ये सारा जो किया जा रहा है तो ये है कि एक प्लेटफॉर्म बनाएंगे, उस पर जो भी हमारे इनोवेटर्स हैं और जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स हैं या जो स्टार्टअप हैं वो सब कनेक्ट हों, उसका APIs को यूज करें और उसके द्वारा नए नए एप्लीकेशन डेवलप कर सकें जिससे कि हमारी लाइफ जो है और इजी बन सके। जी, टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज़िंदगी आसान होती जा रही है, साथ ही पब्लिक सर्विसेज हैं जितनी उन तक सभी सिटीजन्स की एक्सेस हो सके, साथ ही इकोनॉमिक मोबिलिटी हो सके, ये सभी जो है हमारे डिजिटल इंडिया का जो है वो एक जो कहना चाहिए कि जो पूरा विजन है ये चीज़ उसका हिस्सा है। और एक और चीज़ मैं इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा, जैसे एक उमंग ऐप डेवलप किया हुआ है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस के लिए। उसमें आप देखें इतनी सारी सर्विसेज उसके अंदर कनेक्ट कर दी गई हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाने वाली हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाए, चाहे वो इंश्योरेंस हो, बहुत सारे उसके उस प्लेटफॉर्म पे सबको कनेक्ट कर दिया गया है। उसके द्वारा जैसे आपको ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए या आपका आधार यदि आपको डाउनलोड करना है या आपको और भी जैसे व्हीकल का रजिस्ट्रेशन आपने कर दिया, वो सारा आपको एक जगह पर मिल जाता है। और उसके लिए आज की डेट में यदि आप उससे कनेक्टेड हैं तो ज़रूरी नहीं, वो मान्य भी सरकार ने कर रखा है। बाई चांस आप से फॉर एग्जांपल ड्राइविंग लाइसेंस यदि आप नहीं लेके गए, अपने पॉकेट में नहीं है, और यदि सपोज़ कहीं आपका चेक किया जाता है तो आप वो डिजिटली डाउनलोड करके दिखा सकते हैं, वो मान्य माना जाएगा। तो इस तरह से जो कैरी करने की ज़रूरत नहीं कोई चीज़ का, कैशलेस का मैंने आपको बता ही दिया है कि कैश ले जाने की ज़रूरत नहीं है या इवन प्लास्टिक कार्ड ले जाने की ज़रूरत नहीं है यदि आप UPI को यूज़ कर पाते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से आपका लाइफ जो है बहुत ईजी करने की कोशिश है। जी, बहुत सारी सर्विसेज आपको ऑनलाइन अवेलेबल हैं और आगे और भी ज़्यादा सर्विसेज उसमें जुड़ने जा रही हैं। डिजिटल इंडिया, डिजिटल इकोनॉमी और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है ना डिजिटल होने जा रही हैं और डिजिटल करियर उसमें पीछे कैसे रह सकता है। आइए मैं आपको सभी को सुनवाती हूँ कि अभिषेक सिंह जी जो कि हैं CEO डिजिटल इंडिया के, उन्होंने किस तरह से बताया कि डिजिटल इंडिया जो है किस तरह से आपकी और मेरी ज़िंदगी पे असर डालने वाला है। आइए जानते हैं। The way data science and artificial intelligence, emerging technologies are evolving, the next set of jobs that will come will be in these sectors only. So we need to have a plan for training people in these. So we have one program called Future Prime Skills in which we are training millions of Indian students
in getting to understand how AI works, how data science works, how blockchain works, how IoT works, and that helps them in getting trained so that they will be better equipped to find jobs in this sector. Digital India's motto is power to empower. So far what we have done is that several projects have been implemented right from 2014 onwards, which has transformed the lives of people, whether it's Aadhaar project, whether it's UPI, DigiLocker, CoWIN for the vaccination platform, Diksha for education, eSanjeevani for telemedicine, GSTN, GEM. So all these projects have really helped people to live their lives better. It has helped in ease of doing business. As we go ahead, what we are building is that we are trying to ensure how citizens can access multiple services through one common portal rather than requiring to go from portal to portal. Second thing that is being doing is that voice-enabled services are being added. Because in India, if you have to ensure digital inclusion, many people will like to have the voice interface in their mother tongue and get their services in their own languages. So that's going to become very important. And the third thing that is being done is with regard to ease of doing business. With businesses, corporates and all, they also want a single stop solution. They want to reduce the red tape. They want easy decisions, single window clearances. So for all that, technology is being used to reduce the hardship that citizens and businesses face in accessing public services. जी हाँ, अभी आपने सुना अभिषेक सिंह जी को, जो कि हैं सीईओ डिजिटल इंडिया के हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरह से आपकी और मेरी ज़िंदगी प्रभावित होती है इन सभी चीज़ों से, जिसका डिस्कशन हम आज कर रहे हैं। G20 के ऊपर आधारित है हमारा ये विशेष कार्यक्रम, जिसे आप सुनते हैं हर मंगलवार शाम को 4 से 5 बजे के बीच सिर्फ और सिर्फ 102.6 FM रेनबो पर। मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम आप सुन रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल इंडिया की, और जब टेक्नोलॉजी की एक्सेस की बात आती है ना, तो देखा जाए तो टेक्नोलॉजी हमारी मूवीज़ में, हमारे सॉन्ग्स में भी ऐड हो गई है, उसका हिस्सा भी बन गई है। बहुत से वर्ड्स आप सुनते रहते हैं, लेकिन जब डिजिटल डेमोक्रेसी की बात आती है ना, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना, इसको इस्तेमाल किया गया था मूवी जब वी मेट। किस तरह से एक टेक्नोलॉजी को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाया गया था। अगर याद नहीं है ना, तो फिल्म आप दोबारा देख लीजिए। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। बात कर रहे हैं हम श्री संजीव बंजल जी से, जो है DG ERNet इंडिया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। संजीव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हाल ही में डिजिटल एम्पावरमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है वो की गई थी, तो उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली ये जो वर्किंग ग्रुप है, करीब 32 वर्किंग ग्रुप हैं इस G20 के तहत। उसमें से एक ग्रुप है जिसका नाम है डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप। उसकी पहली जो मीटिंग थी वो अभी लखनऊ में हाल ही में ऑर्गेनाइज हुई, सेकेंड वीक ऑफ फरवरी में। और उसमें जो भी कंट्रीज़ आए, ऑल 20 कंट्रीज़, इसके अलावा गेस्ट कंट्रीज़ हैं, कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो सारे वहाँ पर प्रेजेंट हुए। और वहाँ पर आपस में जो है, जो एक नॉलेज शेयरिंग का जो रहता है जी, हमने जो डेवलप किए हुए हैं, हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हमारी जर्नी रही है, जो हमने उनके साथ में शेयर किया, उसमें वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज की गई हैं। और जो 3 मेन एरियाज़ हैं जिस पे डिस्कशंस हुए थे, वो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा है साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस, और तीसरा है कि जो डिजिटल स्किलिंग वाला। जी, तो ये तीनों के ऊपर काफ़ी उसमें डिस्कशंस हुए। और जो कि जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मैंने बताया कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर डिलीवरी ऑफ सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज एंड टू हैव अ काइंड ऑफ डिजिटल इंक्लूजन, जिसमें कि सभी का साथ, सभी को उसका फ़ायदा मिले। और ये जो है, इसके ऊपर जो डिस्कशंस होते हैं कि भाई जो G20 की जो कंट्रीज़ हैं, वो उनका डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह का है जी, उसके कॉमन बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं। क्योंकि क्या है कि सबकी अपना तरीके से जो डेवलपमेंट होता है, लेकिन जो कॉमन बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं वो लगभग सभी के यहाँ सेम ही रहते हैं कि डिजिटल आइडेंटिटी होना ज़रूरी है, पेमेंट सिस्टम होना ज़रूरी है, या कंसेंट बेस्ड डेटा शेयर करना ज़रूरी है। ये सारे तो कॉमन बिल्डिंग ब्लॉक्स कौन से हैं, और प्लस जब जो डेवलप करते हैं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें किस टाइप के चैलेंजेज आते हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन था। और जो दूसरा था, जो था साइबर सिक्योरिटी, जैसे कि आज की डेट में सभी को पता है कि बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार आप इंटरनेट पे आ गए तो आपको ये देखना है कि हाउ यू कैन बी सिक्योर योरसेल्फ। तो वो साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या ज़रूरी है, क्या अप्रोचेज होना चाहिए कि हम सेफ रहें, ट्रस्ट ऑफ यूजर्स हमारे पास में रहे, और डेवलपमेंट हमारे गोल्स क्या हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जी, और उसके बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, इनके बारे में जो है डिस्कशन है। और उसके द्वारा क्या टूल किट डेवलप कर सकते हैं, क्या लोगों को शेयर कर सकते हैं,
और तीसरा इम्पॉर्टेंट एरिया जो इस पर डिस्कशन हुआ वो था डिजिटल स्किलिंग के बारे में जी कि कैसे हम स्ट्रेटेजी बनाएं कि जो डिजिटल स्किलिंग के जो गैप्स हैं उनको हम कैसे फुलफिल कर सकें, कौन से कॉमन प्रिंसिपल्स हैं जी जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं, कौन सी मेथोडोलॉजी हैं जिस पे कर सकते हैं। जी तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब एक जो टेक्नोलॉजी का जो मार्च हो रहा है तो डिजिटल स्किलिंग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल और न केवल स्किलिंग ज़रूरी है, उसको अप स्किल करना भी ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी सपोज एडवांस हो गई तो आपको अपने आप को भी एडवांस रखना है। और री स्किलिंग भी ज़रूरी है कि आपने एक टेक्नोलॉजी जाननी है, अब आपको हो सकता है दूसरी वाली टेक्नोलॉजी जानने की ज़रूरत हो। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर डिस्कशन हुआ। और ये पहली मीटिंग थी, अगली और 3 मीटिंग्स और होनी है इसी वर्ष में, जिसमें कि अगले से हैदराबाद में है, फिर पुणे में है, फिर बेंगलोर में है। तो ये जो मीटिंग थी वो पहली वाली थी जो लखनऊ में हुई थी। जी आज डिजिटल के बिना हम अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट के बिना तो बहुत लोग शायद ये भी ना सोच सकें कि उन्हें अपना दिन कैसे गुजारना है। बिल्कुल। तो ऐसे में जब टेक्नोलॉजी इतनी इंपॉर्टेंट हो रही है और लगातार तेज़ी से बदल रही है, बहुत ही बड़ा एम्प्लॉयमेंट सेक्टर भी होने वाली है, साथ ही डिजिटल डिप्लोमेसी भी एक टर्म है जो कि उभर कर आ रही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये सब सुविधाएं जो हमारे पास है शायद दुनिया में बहुत से ऐसे कई कंट्रीज़ हैं जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं। ऐसे में भारत की एक बहुत ही यूनिक पोजीशन में चाहूँगी बहुत जल्दी से अगर आप हमें बता सकें। जी देखिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी हमने डेवलप किया है वो हम किस तरह से जो ऐसे वाली कंट्रीज़ हैं जो कि लो और मीडियम इनकम ग्रुप वाली कंट्रीज़ हैं उनके साथ में हम किस तरह से टेक्नोलॉजी शेयर करें और ताकि उनका भी अपलिफ्टमेंट हो। जी तो जैसे जो हमारा से यूपीआई प्लेटफॉर्म है, अभी हम शेयर करना हमने शुरू कर दिया है कंट्रीज़ के साथ में। हमारा जो डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम है आधार वाला, उसको हम कर रहे हैं। कोविन बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, कैसे हम वैक्सीनेशन का कर सकते हैं और शेयरिंग ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा डिजिटल डिप्लोमेसी में जो इम्पोर्टेंट आती है कि कैसे हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ को यूज करके कैसे हम अपने कल्चर के बारे में, अपने यहाँ के बारे में जो हमारी जो की स्ट्रेंथ है, हम दूसरे कंट्री के लोगों को कैसे बता सकते हैं, किस तरह से उनको काइंड ऑफ अपने बारे में एक अच्छी जो फीलिंग रहती है कि हमने इतना विकास किया हुआ है और हम किस तरह से उनके सहयोग कर सकते हैं। ये टोटल हमारा एक काइंड ऑफ रहता है। मुझे लगता है संजीव जी कि ये जो आज का हमारा विषय है ये केवल एक प्रोग्राम में समेटना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत बड़ा जो है कहना चाहिए कि विषय है और इस सब्जेक्ट के ऊपर और भी बात होती रहेगी हमारे इस कार्यक्रम के जरिए जिसे आप सुन रहे हैं 102.6 FM रेनबो पर। निशा आ गई हैं लेकर हमारे लिए लेटेस्ट अपडेट्स। आइए जानते हैं कि उनके पास क्या है। Hello listeners, it's me Nisha Bharadwaj with yet another bit of G20 updates. A 2-day Inception meeting in pursuit of gender equality, equity and dignity for women-led development is being held at Chhatrapati Sambhaji Nagar of Maharashtra. Discussion on day 1 focused on role of women as change makers in climate resilience action. Let's listen Mrs. Smriti Zubin Irani, the Union Minister for Women and Child Development. So on behalf of all the W20 delegates, I wish to extend my gratitude to the Prime Minister of India for centralizing not the women's agency, but for centralizing the needs of humanity. That of the 320 million loans given under a financial service scheme called Mudra, which, mind you, ladies and gentlemen, was not a gendered financial scheme, but a financial scheme that hoped to support enterprise without collateral, 230 million of the beneficiaries turned out to be women. That we need to build a global voice for climate finance. And what better way to build that voice than to make it a female agenda? We all know each time a woman stands up for herself, she stands up for all women. The world cannot grow and prosper without women's participation. This is what India's G20 Sherpa, Shri Amitabh Kant, has to say about it. The Prime Minister, Mr. Narendra Modi, was very clear in his mind that all these crises, if we have to overcome them, and if we have to push for greater growth and prosperity, women-led development has to be the key focus of India's presidency. If you look at the World Economic Forum study, which says that it will take another 132 years to close the gender gap worldwide. The
the world cannot grow, it cannot prosper, and it will not be able to bring in inclusive, resilient, and sustainable growth without women. Time now to listen to the G20 delegates. The W20 becomes a very important platform to mainstream concerns of women. Economic participation, economic empowerment, women-led development is of course our overall mantra. But I think this is where we have had some successful experiments in India. One is in the form of course digitization and the kind of impact it has had on women's participation either through the PMJDY accounts or it is in terms of accessing other amenities, etc. But over and beyond that, we are focusing on care economy. We are focusing a great deal on how to plug the digital divide even further in terms of using different kinds of financial instruments. We are extremely conscious about the fact that climate change will have disproportionate impact on women and children, and I think that representation and the search for solution has to start, and of course that is linked to the financing and other issues. But those are our main concerns. Women empowerment is how you ensure that you reap the rewards from the death of your woman leader, because each and every one of us, each and every woman in the world is a woman leader in her household, in her community, in the highest level of advocacy, which is where we are now in the G20 and the Women 20 as well. It's an interesting question. It means different things to different people. But ultimately, I don't think that women's empowerment is about being the same as men. I think it's about using the power of women to make a difference. And that is something that I've believed for a very long time, because I don't think the world will ever be a better place if we are all like men and we're all at this apparently powerful level that is occupied by men, but that women are there as women and they make difference as women. And I think W20 does a lot of that. Meanwhile, the 4-day Culture Working Group meeting at Khajuraho concluded last week. Here is Professor Manvi Seth speaking on repatriation of antiquities. This exhibition is about repatriation of cultural heritage. Repatriation is an important issue. It's about getting the cultural heritage back to its country of origin. For diversity of culture, for sustainability of culture, it's an important thing worldwide. It's a global issue. From the 242 cultural heritage objects which we have got back so far in India, we have tried to showcase this issue through 25 objects which are present and displayed here. These objects are victims of illicit trafficking and now they are here as cultural ambassadors for this issue. We have tried to showcase conventions, international conventions. We have tried to showcase the national legislation for it. We have tried to showcase the data in an interesting manner through this exhibition. We are getting a lot of objects back from various countries through global cooperation. This issue is about India getting back its own heritage, which has gone out illicitly, but also a right of every nation to get its objects back. And when these objects are brought back to their home, the joy it brings to the people, the identity it restores, it's very important. Digital is the age we are living in, and digital for safeguarding, digital for data is the new mantra in cultural heritage sector. We have tried to showcase here also all the data which we have about conventions, about numbers of objects in a digital manner. But if there is a proper documentation digitally, it will safeguard our objects. We will get to know, we'll be able to track better. If that data is accessible, it's transparent, people will be able to do it also, as custodians. So, digital for safeguarding and digital for data. So that's all for now. This is me, Nisha Bharadwaj, signing out. And for more information, keep listening to Swati. थैंक यू निशा फॉर दी अपडेट्स। और मैंने अपने लिसनर से पूछा था एक सवाल कार्यक्रम के शुरू में। मैंने कहा था कि हाल ही में भारत ने मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से किस देश में मनी ट्रांसफ़र की सुविधा का उद्घाटन किया है। जो टेक्नोलॉजी हमने इसके लिए इस्तेमाल की है उसका नाम है यूपीआई, यानी कि यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस। इसे मैं और आप जो है ना अच्छी तरह से इसके बारे में जानते हैं। और जिस देश को हमने इससे जोड़ा है वो है सिंगापुर। और भारत और सिंगापुर के बीच अब मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से मनी ट्रांसफ़र की सुविधा का उद्घाटन कर दिया गया है। और सिंगापुर के पे नाउ के साथ इसके जुड़ने से
दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी के तहत बेहद आसानी और तेज़ी के साथ पैसे ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे। यानी कि सिंगापुर में रहने वाले जो हमारे भारतीय हैं वो यूपीआई का इस्तेमाल करके भारत में पैसे ट्रांसफ़र कर सकेंगे। टेक्नोलॉजी के माध्यम से ज़िंदगी आसान हो रही है और बाउंड्रीज़ या सरहदें जो है ना वो छोटी नहीं हो रही हैं, बल्कि कहना चाहिए कि वो मिट गई हैं। डिजिटल इंडिया के बारे में हमने बात की हमारे यहाँ इस प्रोग्राम में मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम, और इस विषय में हमें जानकारी दी संजीव बंजल जी ने, जो कि डीजी हैं एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। संजीव जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने का, और साथ ही अगर हमारे श्रोताओं को आप कुछ कहना चाहें। बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति जी। श्रोताओं से बस मेरा एक ही अनुरोध है कि जो डिजिटल फर्स्ट को अपनाने की कोशिश करें, और जिससे लिटरेसी ज़रूरी है वैसे ही फ्यूचर में जो है, या अभी करंटली भी आप बोल सकते हैं कि डिजिटल लिटरेसी भी उतनी ही ज़रूरी है जी। कि डिजिटली क्या हमको टेक्नोलॉजीज़, कौन से ऐप हमारे पास में अवेलेबल हैं, उनको कैसे यूज करना है, कैसे अपनी लाइफ को इजी बनाना है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ ये भी ज़रूर ध्यान रखना है क्योंकि टेक्नोलॉजी का मिसयूज भी कुछ लोग करते हैं साइबर क्राइम के रूप में, तो हमें ज़रूर सावधान रहना है कि हम अपना डेटा को प्रोटेक्ट करें, अनवांटेड कोई भी जो लिंक है उसको क्लिक ना करें, और हम अपना स्वयं का और हमारे सबका ख्याल रखें डिजिटल वर्ल्ड में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। और समय बहुत कम बचा है हमारे पास। आज का मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम स्पेशल प्रोग्राम का एपिसोड बस यहीं पर हम समेटेंगे। सुनते रहिए 102.6 FM रेनबो, और G20 पे आधारित ये खास कार्यक्रम आप तक पहुंचता रहेगा हर मंगलवार 4 से 5 बजे के बीच। स्वाति को दीजिए इजाजत। आज के प्रोग्राम में हमारे प्रस्तुति सहयोगी रहे शिवम गर्ग, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम मिशन G20 वसुधैव कुटुंबकम। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी निशा भारद्वाज।